बच्चों, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। हमारी बॉडी में ना लगातार कुछ ना कुछ वेर एंड टेयर हो रहा होता है, कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा होता है, कुछ ना कुछ चोट लग रही होती है, इंजरी हो रही होती है। और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में जो भी डैमेजेस हो रहे हैं, जो भी खराबियां पैदा हो रही हैं, लगातार उसको ठीक करने की जरूरत होती है। इसको हम मेंटेनेंस फंक्शन बोलते हैं। तो बहुत सारे बॉडी के अंदर मेंटेनेंस के काम चल रहे होते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर मेंटेनेंस हो रही होती है, आप घर में भी देखो कुछ ना चीज की टूट फूट खराब कुछ ना कुछ होता रहता है, तो लगातार आपको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। और घर के अंदर जो है एक्टिविटीज को करने के लिए आपको एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होती है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी भी है। बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। इंजरी भी हो जाती है बहुत बार, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। तो बहुत सारे मेंटेनेंस फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या करते हैं, मेंटेनेंस एक्टिविटीज को चलाए रखने के लिए, करने के लिए जो भी एक्टिविटीज बॉडी में हो रही हैं, उनको लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। यानी मेंटेनेंस फंक्शन जो भी चल रहे हैं हमारी बॉडी में, वो लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन कर रहे हैं उनको। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम चार लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्ट और चौथा है एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन यानी अगर प्लांट्स को देखेंगे तो वो रॉ मटेरियल लेते हैं और उससे वो ग्लूकोज और दूसरे सब्सटेंसेस जो उनको अपनी बॉडी के लिए चाहिए वो बना लेते हैं। ठीक है। तो मोटा मोटा क्या है कि इसमें रॉ मटेरियल्स या फूड लिया जा रहा है, उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जा रही है और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिससे रिपेयर वगैरह होगा। रेस्पिरेशन के अंदर जो भी ग्लूकोज है, एनर्जी गिविंग जो भी फूड्स हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा और उससे एनर्जी रिलीज की जाएगी। ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, बॉडी के अंदर मूव करते हैं हम एक से दूसरी जगह। चलिए, अब एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो वो है रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं बॉडी के अंदर, उन सारे एक्टिविटीज के दौरान कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो उस वेस्ट को रिमूव करने को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है। अब जो भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में और जो भी ये मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, उसके लिए मूवमेंट बॉडी के अंदर लगातार चलती रहती है। और ये मूवमेंट जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है। मॉलिक्यूल यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरा, किसी भी सेल के अंदर भी या मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट्स से एक जगह से दूसरी जगह ये मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। एक्चुअली लाइफ का जो प्रूफ है वो इसी से आता है। अगर कोई लिविंग है तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट उसके अंदर दिखेगी। डेड ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती है। अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग है तभी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह विद इन द सेल एंड विद इन द बॉडी आपको देखने को मिलेगी। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रूफ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म बीइंग अलाइव। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित है तो उसका प्रूफ क्या है कि उसकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं। और ये हमारे को ना ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखाई देते क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बड़े छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि जो भी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, जो भी कुछ आ रहा है स्क्रीन पे, आप पॉज करके लगातार उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। लाइव प्रोसेस में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जरूरी हैं ताकि लिविंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन किया जा सके। अब न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है हमारे को, नीड क्या है न्यूट्रिशन की, देखो न्यूट्रिशन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन से एनर्जी आती है। ठीक है। जितनी भी बॉडी में एक्टिविटीज हैं, जो भी अभी मेंटेनेंस वर्क की हमने बात की, वो सारी एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी चाहिए, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं हम उसको, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं
जिन जिन में एनर्जी की जरूरत है रिएक्शन को करने के लिए, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? न्यूट्रिशन से आती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन आपको वो सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को वो सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपने डैमेज पार्ट को रिपेयर कर सके। ये डैमेज पार्ट इंजरी की वजह से हो सकता है, वेयर एंड टेयर की वजह से हो सकता है। कॉन्स्टेंटली आप यूज कर रहे हो किसी चीज को तो वो खराब होती है। तो ऐसे बॉडी भी कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को वो झेल रही है, तो कुछ ना कुछ उसमें वेयर एंड टेयर, कुछ ना कुछ उसमें खराबियां पैदा होंगी, तो उसकी रिपेयर के लिए न्यूट्रिशन के द्वारा सब्सटेंसेस आते हैं। प्लस ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ भी करनी है। जब वो उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर मेच्योरिटी तक बॉडी ग्रो करती है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स वगैरह तो अपने पूरे लाइफ साइकिल में भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं। तो ग्रोथ के लिए भी सब्सटेंसेस चाहिए, वो न्यूट्रिशन से आते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शन से और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अटैक कर रहे हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी न्यूट्रिशन से आती है। कहते हैं ना कि भाई अच्छा न्यूट्रिशन होगा तो आप इन्फेक्शन को झेल पाओगे, इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो न्यूट्रिशन के दौरान रॉ मटेरियल और फूड, जैसे मैंने बताया ना, हम अंदर लेते हैं बड़े सारे केमिकल रिएक्शंस की मदद से इस फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। ये मैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ। और जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, जैसे प्लांट्स हैं, वो सिंपल सब्सटेंसेस को लेकर अपने ग्लूकोज और दूसरे सब्सटेंसेस बना लेते हैं। ठीक है। अब जब भी न्यूट्रिशन हो रहा है तो न्यूट्रिशन दो चीजें करता है। एक तो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जब ये फूड ब्रेक डाउन होता है तो वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस देता है जिसको कि सेल्स के अंदर फर्दर ब्रेक डाउन करके यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हर एक सेल के लिए एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये नोट कर लो कि इट इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी। ये प्रोवाइड करता है, हर एक सेल को एनर्जी एटीपी की मदद से मिलती है। और ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एटीपी बनता है। दूसरा, न्यूट्रिशन के दौरान और भी सब्सटेंसेस जब फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है तो बनते हैं, जो कि ग्रोथ और रिपेयर और दूसरे कामों में यूज होते हैं। अब ये सारे रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे हैं, इन रिएक्शंस को हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ये रिएक्शंस क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में जो होते हैं, इनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। इनके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। एंजाइम जो है मैंने फर्दर डिस्कस किया हुआ है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरह के हो सकते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है। कैटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो ब्रेक डाउन रिएक्शंस हैं। जैसे आप फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हो तो डाइजेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। ऐसे ही मसल्स आपकी बॉडी में बिल्डअप हो रही हैं, जब आप जिम जाते हो तो मसल बनने लगती है ना, तो वो जो है एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन जो भी बॉडी में हो रहे हैं, ज्यादातर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नेचर के रिएक्शन होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में क्लास 10th में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो यानी अपने आप, तो ऑर्गेनिज्म अपने आप अपना फूड बनाता है। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स, इसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। दूसरे ऑर्गेनिजम्स कौन से? दूसरे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स पर, या वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक पर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेने के प्रोसेस को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंडेंट है, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स पर यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होते हैं। बस इस केस में वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। इसमें ऑटोट्रॉफ्स जो है वो अपना
फूड खुद बना पाते हैं, अपना खाना खुद बना पाते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ऑटोट्रॉफ्स अपना एनर्जी का और अपनी कार्बन की नीड्स फुलफिल करते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है। अब फोटोसिंथेसिस है क्या, पहले देखें। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपनी बॉडी में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में स्टोमेटा होता है जिसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, अभी डिटेल में बताऊंगा स्टोमेटा की। उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर आ जाती है। वाटर कहां से आता है, प्लांट्स के पास रूट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स अपने लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल की मदद से पहले तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ चुका है लीव्स में, इसकी मदद से वो एनर्जी कंपाउंड बनाते हैं जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। तो सिंपल टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर और क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इस लाइट एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज बहुत क्वांटिटी में प्लांट्स बनाते हैं, जितना अपनी यूज के लिए चाहिए वो ग्लूकोज यूज कर लेते हैं। बाकी के ग्लूकोज को वो स्टोर करके रखते हैं। और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिसको वो लेटर ऑन यूज कर सकते हैं। हाँ, एनिमल्स भी ग्लूकोज अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी स्टोर करते हैं, बट वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये याद रखना है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख सकते हो इक्वेशन में लिखा हुआ है, कंबाइन विद, यानी प्लस का साइन दिया हुआ है, 12H2O, यानी 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ कंबाइन करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन जो पार्ट्स हैं प्लांट के, ग्रीन लीव्स और ग्रीन स्टेम्स, उसके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि इसको किचन ऑफ दी सेल भी बोलते हैं। तो यहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सनलाइट या कोई भी लाइट को। और क्या बनाता है, C6H12O6, ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, प्लस 6O2, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, एंड 6H2O, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। वाटर लिया भी जा रहा है, वाटर दिया भी जा रहा है, बट आप देख सकते हो 12 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल दे रहे हैं, तो वाटर कंज्यूम हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर मैं बोलूंगा, पॉज करके इसको आप देखते चलो, ठीक है, साथ साथ देखते चलो। तो सबसे पहले स्टेप में क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मैंने बता दिया क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, वो ग्रीन पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं, लीव्स और ग्रीन स्टेम्स, उसके अंदर के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। तो क्लोरोफिल की मदद से सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया। स्टेप नंबर 2, इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बताया था, एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी एटीपी की मदद से फिर वाटर को स्प्लिट कर दिया जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन तो फिर फर्दर फोटोसिंथेसिस के काम आएगा ग्लूकोज बनाने के लिए, बट जो ऑक्सीजन है थोड़ा तो वो प्लांट अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं, और बहुत सारा ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है। स्टोमेटा के बारे में अभी बात करेंगे डिटेल में। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं कि हाइड्रोजन बन चुका है। अब इस हाइड्रोजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज बना दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक ग्लूकोज। अब ये स्टेप्स जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में हो, ठीक है। अब स्टेप्स क्या है, मैंने आपको बताइए 3 स्टेप्स हैं।
पहला जो स्टेप है उसके लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। बाकी के दोनों स्टेप्स के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है एनर्जी, तो अब लाइट की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों स्टेप्स को हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको डार्क में ही कंडक्ट करना पड़ेगा, डे टाइम में ही होंगे, लेकिन इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। दिस स्टेप डज नॉट रिक्वायर लाइट, देयरफॉर this step, the second and third step are called as dark reaction, because they don't need light. That doesn't mean that they will not happen, they will only happen during the night time, or when there is darkness. It means that they don't require light, so they are dark reaction. The first step, absorption of sunlight by chlorophyll, this reaction necessarily needs light, therefore it is called as light reaction. Okay, अब इट्स नॉट नेसेसरी कि ये जो स्टेप्स हैं वो इसी सीक्वेंस में हो, 1 2 3 सी सीक्वेंस में हो। डेजर्ट प्लांट्स के अंदर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं होती है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन डेजर्ट प्लांट्स। अब ये स्टेप्स जो हैं डेजर्ट प्लांट्स में इसी सीक्वेंस में नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं डेजर्ट प्लांट्स में क्या हो रहा है। डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा डे के समय ओपन नहीं होता। क्यों? क्योंकि डे के समय बहुत गर्मी होती है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है। क्योंकि स्टोमेटा ओपन होगा तो वहां से ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस हो सकता है। तो स्टोमेटा दिन के समय नहीं ओपन होता। अब दिन के समय स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी? मैंने बताया कि स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आती है लीव्स के अंदर। तो होता ये है, इन्होंने इसका ऑल्टरनेटिव निकाल लिया है। डेजर्ट प्लांट्स ने, वो रात को अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब ना रात में कार्बन डाइऑक्साइड से इन्होंने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख लिया। दिन के समय क्या होगा? दिन के समय ये टोमेटो को तो ओपन नहीं करेंगे, लेकिन क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की हेल्प से वाटर को स्प्लिट करके, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की हेल्प से और वाटर को स्प्लिट करके, इन दोनों प्रोसेसेस से एक वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन ही चुका है, इनको कंबाइन करती है और फिर ग्लूकोज बना लेती है। तो कैसे हो रहा है डेजर्ट प्लांट में? रात के समय स्टोमेटा ओपन किया, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब की, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना दिया। दिन के समय तो स्टोमेटा ओपन नहीं करते, ये मैंने बता दिया। तो रात को के समय कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब की, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लिया। एक बार इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया तो दिन के समय सनलाइट एब्सॉर्ब की, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की हेल्प से ग्लूकोज बना लिया। ठीक है, तो दिन के समय ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो रात को स्टार्ट होता है ये प्रोसेस और दिन में जाकर ये कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये होता है।